नमस्कार बच्चों, आज मैं आईसीएसई सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जिसे आज मैं सॉल्व करूंगी आपके साथ, उसे लेकर उपस्थित हुई हूँ। जल्दी से हम चर्चा करेंगे और हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। सेक्शन ए के लिए मैं वीडियो अलग से अपलोड कर रही हूँ, इसलिए सेक्शन ए की तरफ हम ज्यादा अभी ध्यान नहीं देंगे। सेक्शन बी के प्रश्नों के उत्तर पहले हम देख लेंगे। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न पत्र 40 अंकों का होने वाला है। आपको 40 अंक निर्धारित है। समय सीमा 1.5 घंटा निश्चित की गई है। ठीक है। और ये पेपर कब है? ये पेपर है आपका 6 मई 2022 को। ठीक है। ध्यान दीजिए कि 1.5 घंटे का है और 40 अंक निर्धारित है और 6 मई को पेपर है। तो हमें सेक्शन ए में कितना टाइम लगाना है, सेक्शन बी में कितना टाइम देना है, उसके आधार पर मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सेक्शन ए में आपसे प्रस्ताव पूछा जाने वाला है। प्रस्ताव जो कि 12 अंक का होगा और पत्र पूछा जाने वाला है इस बार, पत्र लेखन, जो कि 8 अंकों का होगा। ठीक है। तो ये 20 मार्क का एक सेक्शन है आपका, सेक्शन है। इसके लिए प्रस्ताव के लिए आपका समय होना चाहिए 20 से 25 मिनट। ओनली 20 से 25 मिनट होना चाहिए। पत्र के लिए 10 से 15 मिनट आप दें, 10 से 15 मिनट आप पत्र को दें। और उसके बाद भी आपके पास बफर टाइम बचना चाहिए। आप चेक करें बाद में पेपर को अच्छे से। ओके। और फिर आंसर लिखें। जो भी समय आपको रीडिंग के लिए दिया गया है, उस समय का भरपूर प्रयोग करें, अच्छे से पढ़ लें। एक माइंड मैप अपने दिमाग में बना लें कि आप कौन सा प्रस्ताव अटेम्प्ट करने वाले हैं, आप किस प्रस्ताव को चुनेंगे। तो बहुत अच्छे से पढ़ लें और वहां पे आपके दिमाग में सारी बातें आ जानी चाहिए कि कौन सा प्रस्ताव आपको लिखना है, आप किस तरह के प्रस्ताव का चुनाव करेंगे। उसी प्रस्ताव को चुने, उसी निबंध को चुने जिसमें कि आप पूरी तरह से, आपके पास विचार हो, आपके पास शब्दकोश हो, आपके पास उसे आगे बढ़ाने के लिए आपके पास वाक्य रचना, सटीक वाक्य रचना हो। ठीक है। और इंफॉर्मेशन, कंटेंट होना बहुत जरूरी है। 200 शब्दों में पूछा जाने वाला निबंध है। आपको इस बार 200 शब्दों में आपको लिखना है, तो कम से कम 1.5 पेज का तो होना ही चाहिए, 5 पैराग्राफ होने ही चाहिए। मेरे पिछले वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। पत्र लेखन में अनौपचारिक पत्रों, चित्र वर्णन आएगा, चित्र वर्णन भी देखिएगा। तो पत्र लेखन में हम बात करेंगे अनौपचारिक पत्र की, जो कि मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, तब आप उसमें देखिएगा। पर आज जो मैं स्पेसिफिक लेकर आई हूँ आपके लिए, स्पेसिमेन जो पेपर है उसकी आंसर की लेकर आई हूँ। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे और मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगी। सेक्शन बी में आपको 4 किताबों से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। साहित्य सागर संक्षिप्त कहानियां, साहित्य सागर पद्य भाग, नया रास्ता और एकांकी संचय। अब साहित्य सागर संक्षिप्त कहानियां, हर स्कूल अपने हिसाब से कोई 2 पुस्तकों को चुनता है। तो आज मैं आपको 3 पुस्तकों के प्रश्नोत्तर करवाने वाली हूँ। साहित्य सागर संक्षिप्त कहानियां, इसमें आपसे 4 पाठ पूछे जाने वाले हैं, 4 कहानियां पूछे सिलेबस में है। तो क्या क्या है वो कहानियां? बड़े घर की बेटी, 2 कलाकार, भीड़ में खोया आदमी और भेड़े और भेड़िए। ठीक है। ये 4 पूछे जाने वाले हैं। अब ये 4 कौन सा प्रश्न 2 अंक का आएगा ये निर्धारित नहीं है। आपको सभी पाठ बहुत अच्छे से रीड करने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। आप ऐसा ना हो कि आप ध्यान ही ना दें, किसी एक को छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इस बार आपको सभी पाठों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है वो है, बेनी माधव सिंह ने किसका साथ दिया और क्यों? ये किस पाठ का है? ये है बड़े घर की बेटी से प्रश्न पूछा गया है। ये बड़े घर की बेटी का प्रश्न है। कैरेक्टर बहुत अच्छे से आत्मसात कर लीजिए, अर्थात उनको जान लीजिए कि कौन सा कैरेक्टर किस पार्ट से। बेनी माधव सिंह बड़े घर की बेटी में थे। आप सभी को पता है कि नंबरदार जमींदार थे गौरीपुर गांव के। और
श्रीकंठ और लाल बिहारी के पिता थे। अब उन्होंने किसका साथ दिया? प्रश्न है आपका कि बेनी माधव सिंह ने किसका साथ दिया? तो बेनी माधव सिंह ने, आपको आंसर किस तरह से लिखना है देखिए, आनंदी, आपको ये भी बताना होगा कि आनंदी और लाल बिहारी के बीच दाल में घी न डालने की बात को लेकर एक छोटी सी, या हम कह सकते हैं एक अनबन हो जाती है, जिसमें कि लाल बिहारी आनंदी के मायके के बारे में भला बुरा कहता है ना। आनंदी के मायके के भला बुरा कहता है, मायके को भला बुरा कहता है, और उसके अलावा वो आनंदी पर खड़ाऊ से भी प्रहार करता है। उसके अलावा वो खड़ाऊ से भी प्रहार करता है। और जब इस घटना के बारे में बेनी माधव सिंह को पता चलता है तो वह अपने पुत्र लाल बिहारी का ही साथ देते हैं। क्यों? क्यों साथ देते हैं? तो यहाँ पर उत्तर आएगा कि वो किसका साथ देते हैं? लाल बिहारी का साथ देते हैं। तो आपने जब ये कहानी पढ़ी थी तो आपने जाना था कि बेनी माधव सिंह संकीर्ण विचारधारा वाले थे, और वह जो है बेटियों को पुरुषों के समान या महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं मानते थे, और इसीलिए वो कहते हैं कि घर की बेटियों और बहुओं को मर्दों के मुंह नहीं लगना चाहिए, इस तरह की बहुएं ही घर का नाश कर देती है। इस तरह के विचार हमने पढ़े हैं उनके बारे में, आपको एक पुस्तक में दिए गए हैं, टेक्स्ट को पढ़ना है बहुत अच्छे से। तो उनके जो विचार थे वो आपको लिखना होगा, ठीक है। आपको उसके बारे में लिखना होगा कि उन्होंने क्या कहा था। तो उन्होंने कहा था, वो बातें जरूर लिखे वो, क्योंकि अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो भी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं बनेगा। तो वो एक या दो वाक्य आपको लिखने होंगे यहाँ पर। उनकी सोच क्या थी वो आपको लिखना होगा, कि वो क्या सोचते थे। उनका उनका मानना था कि बहू और बेटियों का इस तरह का स्वभाव अच्छा नहीं है, कि वो लाल बिहारी आनंदी को सीधे सीधे कहते हैं कि इस तरह का व्यवहार उसका अच्छा नहीं है, और बहू और बेटियों का इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं है कि मर्दों के मुंह लगा जाए। और इसी तरह वह इसी तरह की स्त्रियां, या इस तरह स्त्रियां घर का नाश कर देती हैं, और उन्हें सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। तो वो महिलाओं और पुरुषों को समान नहीं मानते थे, वो अंतर करते थे, इसीलिए उन्होंने ये बात कही थी, और उन्होंने साथ दिया था लाल बिहारी का। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आई होप आप अच्छे से लिख पाएंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आनंदी और लाल बिहारी के बीच दाल में घी न डालने की बात को लेकर उस समस्या का वर्णन भी कीजिए कि किस बात की बात हो रही है यहाँ पर, क्यों साथ देने की बात हो रही है, क्या हुआ था। तो आनंदी और लाल बिहारी के बीच दाल में घी न डालने की बात को लेकर एक अनबन हो जाती है, जिसमें लाल बिहारी अपनी मां समान भाभी पर खड़ा उसे प्रहार करता है, और घर में कलेश हो जाता है, घर में झगड़ा हो जाता है। जब बेनी माधव सिंह को अपने इस छोटे पुत्र लाल बिहारी और आनंदी के झगड़े झगड़े के बारे में पता चलता है, तो वह अपने पुत्र लाल बिहारी का ही साथ देते हैं, और वह यह स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं कि लाल बिहारी का कोई दोष होगा। अब क्यों स्वीकार नहीं करना चाहते हैं? उनका मानना था, अगला उत्तर आपका क्यों का उत्तर, उनका मानना था कि बहू और बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं होता है कि वह मर्दों के मुंह लगे, और स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता है। अर्थात वह पुरुष और महिलाओं में अंतर किया करते थे, बहू और बेटियों को पुरुषों के समान नहीं मानते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, चित्रा और अरुणा कौन है, संक्षेप में उनका परिचय दीजिए। चित्रा और अरुणा, यह जो प्रश्न है ये दो कलाकार कहानी से लिया गया है, ठीक है। मनु भंडारी जी इसकी लेखिका है। चित्रा और अरुणा दोनों घनिष्ठ, कीवर्ड्स को लिख लीजिए,
घनिष्ठ मित्र थी। दोनों छात्रावास में एक ही कमरे में रहती थी। चित्रा धनवान पिता की, चित्रा के बारे में बात कर रहे हैं, चित्रा धनवान पिता की इकलौती, धनवान पिता की इकलौती कन्या थी, इकलौती बेटी थी, इकलौती बेटी थी। वह कला वे पूरी तरह से डूबी हुई थी, उसे चित्र बनाने का शौक था, वो उत्कृष्ट कलाकार थी, वो बहुत अच्छी कलाकार थी। और वो जीवन के रंगों का सजीव चित्रण कैनवास पर उतारने में माहिर थी या पारंगत थी उसमें। वो हर चित्र को इतनी सजीवता से बनाती थी, लगता था मानो सजीव चित्रण कर रही हो। वह एक महत्वाकांक्षी युवती थी, इसमें जरूर आएगा ये कि वह एक महत्वाकांक्षी युवती थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी, उसकी इच्छाएं थी कि वो बहुत प्रसिद्धि और शोहरत हासिल करे, लेकिन उसके मन में संवेदनहीनता थी। आपने देखा था कि जब वो अरुणा से गरीब और चपरासी नौकरों के बच्चे पढ़ने आते तो वो उन्हें बंदर कहकर संबोधित करती है। संवेदनहीनता उसके मन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, संवेदनहीनता उसके मन में थी। तो ये सारी बातें आपको लिखनी होंगी जब भी आप लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो चित्रा के बारे में आपने एक बार बता दिया, उसके बाद आप अरुणा के बारे में बताएंगे। अरुणा कौन है? तो अरुणा जो है वो एक सामान्य और व्यवहारिक लड़की है, वो एक सामान्य है और व्यवहारिक लड़की है। वो समाज सेविका है। देखिए आप ये कीवर्ड किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, वो समाज सेविका है। संवेदनशील है, मानव कल्याण के लिए समर्पित है। वो गरीब और गरीब बच्चों को शिक्षित करने का काम करती है, और इसके अलावा बाढ़ पीड़ितों की रक्षा करती है या उनकी सेवा करती है। और वो भावुक है, वो भावुक है, संवेदनशील है। जहां पे हमने अब चित्रा के लिखा था संवेदनहीन, अब आप अरुणा के लिए लिखेंगे संवेदनशील। वो संवेदनशील है, त्यागी है, परोपकारी है। ये सारे कीवर्ड, सारे विशेषण शब्द आप लिखेंगे अरुणा के लिए। भिखारिन के अनाथ बच्चों को गोद ले लेती है और उनके जीवन में वो रंग भर देती है। उसके मन में ममता और मानवीय भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। चित्रा के बारे में बताइए, फिर अरुणा के बारे में बताइए कि दोनों घनिष्ठ मित्र थी लेकिन दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर था। एक महत्वाकांक्षी थी और एक परोपकारी थी, एक त्यागमयी थी। और भावुक और संवेदनशील अरुणा थी, जिसने कि भिखारिन के गरीब बच्चों को अपनाकर उनके जीवन में रंग भर दिया था। बाढ़ पीड़ितों की सेवा की थी उसने, दिन रात वहां सेवा में वो लगी रही। उसके अलावा गरीबों के बच्चों को पढ़ाती थी और उनका जीवन संवारने का वो प्रयास करती थी। ठीक है, इस तरह से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखिए। तीसरा है भाई, नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूं पर जल्दी नौकरी पाने की आशा मत करना। यह संवाद किसने, किससे और कब कहा? भाई नाम, तो ये तीसरा जो प्रश्न है ये भीड़ में खोया आदमी, इस पाठ से, भीड़ में खोया आदमी से पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है भीड़ में खोया आदमी में। ये प्रश्न है, ये जब आप सभी को पता है कैरेक्टर्स, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए कैरेक्टर्स को, कैरेक्टर्स को पकड़ के रखिए, होल्ड कीजिए कैरेक्टर्स को। तो भीड़ में खोया आदमी में यह जो कथन है, इस कथन का उल्लेख दीनानाथ करता है। जब लेखक उससे, वक्ता कौन है, जब लेखक उससे नौकरी के लिए रोजगार कार्यालय में जाने की सलाह देते हैं तो वह कहता है कि वो रोजगार कार्यालय गया था। और वहां के, ये वाक्य किसने कहा है, तो रोजगार कार्यालय के अफसर ने दीनानाथ से कहा था। रोजगार
कार्यालय के अफसर ने, अफसर शब्द का प्रयोग वहां पे किया गया, रोजगार कार्यालय के अफसर ने दीनानाथ से कहा था, अर्थात वक्ता जो है रोजगार कार्यालय का अफसर अफसर है और श्रोता दीनानाथ है। ठीक है। और जब वह रोजगार की तलाश में रोजगार कार्यालय में अपना नाम लिखवाने के उद्देश्य से पूरा दिन लाइन में खड़ा रहा और जब उसकी बारी आई तो रोजगार कार्यालय के अफसर ने उपर्युक्त कथन कहे थे कि यहाँ पर मैं तुम्हारा नाम तो लिख लेता हूँ, लेकिन तुम जल्दी नौकरी पाने की आशा मत करना, क्योंकि तुम्हारी योग्यता के कई लोग अपना नाम पहले से दर्ज करवा चुके हैं। ठीक है। तो किसने कहा था? रोजगार कार्यालय के अफसर ने। किससे कहा था? दीनानाथ से, जब वह अपना नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज करवाने गया था, नौकरी की तलाश कर रहा था, वो रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवाने गया था। ठीक है। चौथा प्रश्न है, भेड़िए की बात सुनकर बूढ़े सियार ने उसे क्या सलाह दी और भेड़िए ने उसे क्या उत्तर दिया? बूढ़े सियार की ने जब ये बातें सुनी, बूढ़े भेड़िए ने उसे क्या बताया? तो भेड़िए ने उसे बताया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होने वाली है, क्योंकि क्योंकि जो 90% है वो भेड़े और दूसरे छोटे जीव है। ठीक है। और चुनाव जैसे जैसे बहुमत जो है उनका ही होगा, चुनाव समीप आ रहा है और वो घबरा रहा था, उसका दिल बैठा जा रहा था, और बहुमत उनका ही होगा, और जब भेड़ों का बहुमत होगा तो सरकार उनकी बनेगी, तो कानून भी उनके द्वारा ही बना दिया जाएगा। और कोई वह क्या कानून बनाएंगी कि कोई किसी को मारे ना, तो हम क्या खाएंगे? हमें घास खाना सीखना पड़ेगा। तो ये बात जब वो कहता है कि हमें घास खाना सीखना पड़ेगा, और ये सारी बातें सुनकर भेड़िया भेड़िए की सारी बातें सुनकर बूढ़ा सियार उसे कहता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है। और सारी बातें वो उसे बताता है कि वन प्रदेश में जब चुनाव होगा तो बूढ़ा सियार ये सलाह देता है कि अब आपके पास यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं है, तो इसलिए आप क्या करें? आप या तो सर्कस में भर्ती हो जाए या अजायब घर में चले जाएं। ये दोनों बातें कहता है। अब भेड़िया उसके उत्तर में क्या उत्तर देता है, प्रति उत्तर देता है। वो कहता है कि सर्कस में भर्ती हो जाए, तो भेड़िया कहता है कि वहां तो शेर और रीछ को लिया जाता है, अब हमें वहां कोई नहीं पूछता। और जब सियार कहता है कि अजायब घर में चले जाइए, तब भेड़िया उत्तर देता है, भेड़िया कहता है कि वहां भी अभी आदमी रखे जाने लगे हैं, इसलिए हमें वहां कोई नहीं पूछेगा। तब बूढ़ा सियार कहता है कि अगर पंचायत में आपका ही बहुमत हो जाए तो फिर कैसा रहे? तब भेड़िया चिढ़कर कहता है कि ये आसमानी बातें मुझसे न किया करो, कभी जिंदगी अपने आप को मौत के हाथ सौंप सकती है क्या? ऐसा अगर हो जाए तो बात ही क्या हो? ये सारे प्रश्न इस तरह से, आपको इस प्रश्न का 3 मार्क का है, तो तीनों पॉइंट आपके आने चाहिए। सर्कस में भर्ती हो जाए, अजायब घर चले जाए और आप ही का बहुमत हो जाए, ये तीनों वाक्य वहां पर होने चाहिए। और भेड़िए का प्रत्युत्तर भी होना चाहिए। वो क्या क्या उत्तर प्रत्युत्तर में कहता है, क्या क्या बातें कहता है, वो सारी बातें आपको यहाँ लिखनी है। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। तो अगर आपको लिख कर चाहिए तो वो भी मैं आपको दे देती हूँ कि बूढ़े सियार ने क्या सलाह दी। बूढ़े सियार ने कहा कि सर्कस में भर्ती हो जाए, सर्कस में भर्ती हो जाए। तब भेड़िए ने क्या कहा कि वहां शेर और रीछ को लिया जाता है, शेर को और रीछ को लिया जाता है, हमें वहां कोई नहीं पूछता। जब बूढ़े सियार ने कहा अजायब घर में चले जाएं, तब भेड़िए ने क्या कहा कि वहां अब आदमी रखे जाने लगे हैं, वहां आदमी रखे जाने लगे, तो वहां भी हमें कोई नहीं पूछता। ठीक है। फिर बूढ़े सियार ने कहा
कि अगर आप ही का बहुमत हो जाए तो वन प्रदेश में। और यह बात सुनकर भेड़िया चिढ़ जाता है और कहता है कि कैसी आसमानी बातें करते हो, हमारी जाति तो केवल 10% है और भेड़ों की संख्या और छोटे पशु जो है वो 90% है। तो क्या जिंदगी अपने आप को मौत के हाथ सौंप सकती है? अगर ऐसा हो जाए तो फिर बात ही क्या हो। ये तीनों वाक्य, बहुमत की बात भी यहाँ पर आपको लिखनी है 3 मार्क के लिए, और बहुमत के लिए आपको ये लिखना होगा, जिंदगी अपने को मौत के हाथों कैसे सौंप सकती है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आने ही चाहिए आपके उत्तर में। अब मैं इसे हटा देती हूँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साहित्य सागर पद्य भाग। साहित्य सागर पद्य भाग में आपको 4 कविताएं हैं, जिसमें पहला है सूरदास, मेघ आए, तुलसीदास और चलना हमारा काम है। ठीक है, चलना हमारा काम है, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी कविता आपसे पूछी जाएगी। इन सभी के पहला सूरदास, मेघ आए, तुलसीदास और चलना हमारा काम है। ठीक है, तो खिलौना न मिलने की स्थिति में श्री कृष्ण यशोदा माता को क्या क्या कहकर डरा रहे हैं, क्या क्या धमकियां देते हैं। यशोदा माँ से जब श्री कृष्ण चंद्र खिलौना चाहते हैं और उसके लिए जिद कर रहे हैं, चंद्र खिलौना प्राप्त करने की जिद कर रहे हैं, तब वो अपनी माँ से कहते हैं, अगर मुझे चंद्र खिलौना नहीं मिला तो मैं सफेद गाय का दूध नहीं पीऊंगा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि मैं सिर पर चोटी नहीं बनवाऊंगा। मोतियों की माला नहीं पहनूंगा। धरती पर लेट जाऊंगा। और नंद बाबा का ही पुत्र कहलाऊंगा। नंद बाबा का अर्थात उनके पिता का ही पुत्र कहलाऊंगा, तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊंगा, नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा। ठीक है, क्या क्या बातें कही, सफेद गाय का दूध नहीं पीऊंगा, सिर पर चोटी नहीं बनवाऊंगा, मोतियों की माला नहीं पहनूंगा, नंद बाबा का ही पुत्र कहलाऊंगा, अभी धरती पर लेट जाऊंगा, तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा। इस तरह से आप 2 मार्क के लिए कम से कम 4-5 पॉइंट लिखें। पाहुन के आने पर से गांव में क्या हलचल हुई। जब इस कविता में मेघ की तुलना अतिथि से की गई है, पाहुन से की गई है, मेहमान से की गई है। जब मेहमान शहर से गांव में आते हैं तो तेज हवाएं चलने लगती हैं, अर्थात मेघ जब आते हैं तो तेज हवाएं चलने लगती हैं, दरवाजे खिड़कियां खुल जाते हैं और सभी गांव के लोग जैसे मेहमान के आने पर गर्दन उठा उठा कर अपने अपने घरों से बाहर झांकने लगते हैं, वैसे ही पेड़ जो है वो झांकने लगते हैं, आंधी चलने लगती है, मानो गांव की स्त्रियां अपना घाघरा उठाकर भाग रही हो। बूढ़ा पीपल जो है वो उनका स्वागत करता है। ठीक है, और इन सभी बातों का यहाँ पर उल्लेख करें, क्या क्या, आंधी चलने लगती है, पाहुन जब आते हैं तो आंधी
आंधी चलने लगती है, हवाएं तेज हो जाती हैं, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती हैं। जब गांव से शहर में जो है मेहमान आते हैं, पेड़ जो है गर्दन उठा उठा कर देखने लगते हैं, मेघों को देखने लगते हैं, आंधी चलने लगती है, ऐसा लगता है मानो गांव की स्त्रियां अतिथि के आने पर अपना घाघरा उठाकर भाग रही हो। नदी छिटक जाती है और गांव की स्त्रियां अपने घूंघट में से अतिथि को झांक कर देखती हैं। वैसे ही नदी तिरछी दृष्टि से घूंघट को सरकाकर मानो मेघों को देख रही। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप लिखिए। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी का परिचय दीजिए। तो तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के, मैं इस प्रश्न का उत्तर लिख रही हूँ यहाँ पर, भक्ति काल की सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है, राम भक्ति शाखा के कवि हैं ये। शाखा मतलब ब्रांच होता है। राम की जो भक्ति करने वाले थे उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है तुलसीदास जी थे। और इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश, बांदा में, बांदा जिले में हुआ था इनका जन्म। और इनकी माता का नाम हुलसी देवी था। तुलसी देवी इनकी माता का नाम था। और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। गुरु कौन थे? नरहरि दास। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है वो 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस है। और अन्य रचनाएं जैसे विनय पत्रिका, रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचना है, विश्व लोक प्रसिद्ध है। रामचरितमानस इनकी प्रसिद्ध रचना है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखें। उसके अलावा विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली आदि भी है। और कभी कभी आपको यहाँ तो परिचय पूछा गया है, लेकिन कभी कभी इसकी भक्ति भावना भी पूछी जाती है। तो राम के अनन्य भक्त थे, वो मैं आपको अलग से बता रही हूँ, राम के अनन्य भक्त थे। और जो लोग राम की भक्ति भावना नहीं करते हैं उनको त्यागने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि राम जो है वो बहुत दयालु है, वो बिना ही सेवा किए सब पर अपनी दया बरसा देते हैं। और इनकी जो भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति थी। और उनके अनुसार श्री राम अत्यंत दयालु कृपालु हैं, जो बिना सेवा के दीनों असहायों पर कृपा करते हैं। और अपनी भक्ति भावना के कारण ही वो राम भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित हुए हैं। किसकी बात हो रही है? तुलसीदास जी की बात हो रही है। अब निम्न शब्दों के अर्थ: प्रबल यानी बहुत तेज, अवरुद्ध यानी रुका हुआ, शब्दों के अर्थ लिखने हैं। विशद यानी विस्तृत या विशाल, रफ्तार यानी गति, बयार यानी हवा पवन, दामिनी अर्थात बिजली। ठीक है, इन प्रश्न इसका यही उत्तर होगा, बिजली। लिख लीजिए। अगला जो है नया रास्ता है, ये जिस भी विद्यालय में करवाया जा रहा है वो लोग इसे फॉलो करें, मैं इसे नहीं करवा रही हूं अभी। हम आगे बढ़ेंगे एकांकी संचय की ओर। एकांकी संचय में आपको दो ही एकांकी पूछी जाने वाली है इस बार, जिसका नाम है सूखी डाली और दीपदान। सूखी डाली और दीपदान से प्रश्न पूछे जाएंगे। सूखी डाली हो गई और दूसरी है दीपदान। अब दोनों में से ही दो दो प्रश्न पूछे जाएंगे, दो दो तीन तीन मार्क के। अब कौन सी एकांकी से दो का पूछा जाएगा, आपको दोनों ही अच्छे से तैयार करनी है, दोनों को ही पढ़ना है। तो सूखी डाली एकांकी में बेला ने ससुराल के फर्नीचर के विषय में क्या क्या बातें कही थी, क्या क्या कहा था, यह बात कौन बता रहा था? प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा कि सूखी डाली एकांकी जो है उसमें बेला जो कि आधुनिक विचारधारा वाली थी और उसे आधुनिक सामान ज्यादा पसंद आता था और उसे घर का फर्नीचर पसंद नहीं आता है। ये पहले ही जो जब एकांकी शुरू होती है तभी यह बात आती है।
कि उसने घर का फर्नीचर कमरे में से निकाल दिया था, उसे पसंद नहीं आया था उस घर का फर्नीचर, और इसलिए वो निकाल देती है घर के फर्नीचर को और कहती है कि वो ऐसे सड़े गले फर्नीचर पर नहीं बैठेगी, उसे अपने कमरे में भी नहीं रहने देगी, और वो अपने पुराना फर्नीचर उसे अच्छा नहीं लगता है, और वो उसे कबाड़ कहती है। क्या कहती है उसे वो? पुराना कबाड़। उसने फर्नीचर को क्या क्या कहा? कबाड़ कहा, सड़ा गला फर्नीचर, सड़ा गला फर्नीचर आदि वो कहती है, और कहती है कि वो इसे नहीं रखेगी। और यह बात कौन किसे बता रहा था? यह बात कौन बता रहा था? तो यह बात, आप एकांकी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कहाँ से इस प्रश्न को पूछा गया है, संबोधन अभिवादन सभी बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। सड़ा गला फर्नीचर, बेडॉल फर्नीचर कहा है उसने। उसने कहा था कि वो इसे नहीं रखेगी, सड़ा गला बेडॉल फर्नीचर। देखिए, जो भी शब्द हैं उनको बिल्कुल ध्यान से। बेडोल फर्नीचर कहा है उसने, पुराना कहा है, कबाड़ कहा है, सड़ा गला कहा है, और उसने कहा कि इस पर बैठने से तो अच्छा है कि वो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठ जाए। यह बात मंजली बहू बता रही थी। ये बात कौन बता रहा था? तो मंजली बहू। ठीक है, मंजली बहू बता रही थी। किसे? इंदु को बता रही थी वो। मंजली बहू बता रही थी, और वहां पर बड़ी भाभी भी थी, छोटी भाभी थी, तो उन्हें ये बता रही थी वो। ठीक है, तो कौन बता रही थी, पर उस पर प्रश्न में है कौन, तो मंजली बहू बता रही थी। सूखी डाली एकांकी में इंदु कौन है? उसने मिश्रानी के विषय में बेला से क्या क्या कहा था, और यह बात उसने किसके समक्ष कही थी? तो सूखी डाली एकांकी में इंदु जो है वो सबसे अ, दादा मूलराज की इकलौती पोती थी, और सबकी प्रिय थी। दादा मूलराज का बहुत सम्मान करती थी, उनकी आज्ञा का पालन करती थी, इसलिए उनकी बहुत प्रिय थी। वो प्राइमरी तक की उसने पढ़ी हुई थी, प्राइमरी तक की शिक्षा प्राप्त की हुई थी, और घर के सभी कामों को करना जानती थी वो। इंदु छोटी भाभी की बेटी है, जो कि अविवाहित है, और परेश और उसका भाई है, बेला उसकी भाभी है। वो एक समझदार है। बेला भाभी की नासमझी से उसे बहुत दुख होता है, और उन्हें समझाने की कोशिश भी करती है। उनके न समझने पर ताने भी कसती है। दादाजी इंदु को समझाते हैं, और फिर उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। इंदु कौन है, कम से कम उसके बारे में एक या दो बातें तो आप जरूर लिखे। परिवार की लाडली बेटी है, स्पष्टवादी है, थोड़ी जिद्दी भी दिख रही है हमें, जिद्दी भी है, अपनी बात को स्पष्ट रूप से सबके सामने रखती है। और रजवा के विषय में मिश्रानी कौन है यहाँ पर? रजवा है, जिसे कि बेला ने निकाल दिया था, और निकाल दिया था, और यह बात उसने किसके समक्ष रखी थी? तो यह बात उसने बड़ी बहू के समक्ष रखी थी। बड़ी बहू के समक्ष रखी थी, और उसने क्या क्या बातें कही थी? उसने कहा था कि ये 10 साल से यहाँ पे काम कर रही है। उसने क्या क्या बातें कही थी मिश्रानी के विषय में? उसने कहा था कि ये 10 साल से यहाँ पे कार्य कर रही है, घर भर की सफाई करती है, ये पूरे घर भर की सफाई का काम करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है,
और सभी काम को ठीक से करती है। आप ही को इससे काम करवाना नहीं आता है। ये सारी बातें वो कहती है, किसे, बड़ी बहू को बताते हुए वो कह रही है। दीपदान एकांकी में सोना कौन थी, वह बनवीर की प्रशंसा करते हुए पन्नाधाय से क्या क्या कहती है। तो सोना जो है दीपदान एकांकी की पहले ही पार्ट में आपने देखा है कि वो आई हुई है वहां पर। सोना कौन है, तो सोना जो है रावल स्वरूप सिंह की बेटी है और अत्यंत रूपवती है, वो अत्यंत गुणवती है, चंचल है, वाक्पटु है, कुशल नृत्यांगना है। सारी बातें आप लिखेंगे, कुशल नृत्यांगना है वो, रूपवती है, चंचल है, वाक्पटु है, बोलने में बहुत माहिर है, वाक्पटु है। और बनवीर द्वारा आयोजित जो है तुलजा भवानी के समक्ष एक अत्यंत मनमोहक नृत्य, वो बनवीर द्वारा आयोजित दीपदान के जो फंक्शन में, उत्सव में वो भाग लेती है और मनमोहक नृत्य करके सबका मन मोह लेती है। और 2-3 मार्क के लिए, तो 1 मार्क के लिए आपको इतना ही लिखना है। और बनवीर की प्रशंसा करते हुए पन्नाधाय से क्या क्या कहती है, वो पन्नाधाय से कहती है कि बनवीर जो है द्रौपदी के चीर की तरह उसकी मदद कर रहे हैं और वो बागड़ के इलाके से उसके लिए रेशमी झूल भी लेकर आए थे, उसके लिए रेशमी झूल वहां से लेकर आए थे। और उन्होंने दीपदान उत्सव का आयोजन भी इसीलिए करवाया है ताकि हम वहां पर नाच गाकर खुश हो सके। वो हाथी घोड़े की झूल तो लाए थे, लेकिन वो सब हमारे सब के लिए एक रेशम की झूल भी लेकर आए थे। और उस झूल का भी वो वर्णन करती है कि ऐसा लगता है मानो मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हो। इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है। वो प्रशंसा करते हैं और दीपदान का आयोजन भी जो है बनवीर ने हमारे लिए ही करवाया ताकि इस राज्य में सभी लोग नाच कर गा कर अपनी खुशियां मना सके, अपने आप को प्रसन्न रख सके। अगला प्रश्न है, दीपदान एकांकी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। दीपदान एकांकी का शीर्षक क्या है, तो ये जो एकांकी है, दीपदान एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है और शीर्षक जो है वो एकदम सटीक है, ठीक है। दीपदान एकांकी की कथा वस्तु ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। ऐतिहासिक है ये एकांकी, ऐतिहासिक एकांकी है। और दीपदान उत्सव के रूप में बनवीर का षड्यंत्र इस एकांकी की मूल घटना है। और दीपदान उत्सव के आयोजन की सूचना एकांकी की शुरुआत में होती है और आपने देखा कि दीपदान उत्सव किया जाता है और जिसमें गांव के पुरुष, स्त्रियां सभी भाग लेते हैं और सभी चित्तौड़वासी वासी इसमें भाग लेते हैं और दीपदान करते हैं। बनवीर ने मयूर पक्ष कुंड में तुलजा भवानी की पूजा के लिए दीपदान का उत्सव करवाया था और बन्नाधाय के तथा पन्नाधाय ने पुत्र चंदन को उदय सिंह समझकर, और बनवीर ने उत्सव करवाया था और पन्नाधाय के पुत्र चंदन को उदय सिंह समझकर उसने यमराज को उसका दीपदान कर दिया था। हमने ये जाना कि दीपदान यहाँ पर 3 प्रकार का दीपदान हुआ है। ये ऐतिहासिक घटना है, उद्देश्यपूर्ण रचना है और इसमें दीपदान का उत्सव बनवीर ने करवाया है। कहाँ, तुलजा भवानी मंदिर के सामने। मयूर पक्ष कुंड में। फिर उसने यमराज को एक दीपदान किया है, चंदन, चंदन का, जिसे कि वो कुंवर उदय सिंह समझ लेता है और चंदन का दीपदान कर देता है। पन्ना ने पन्ना ने अपने पुत्र उदय उदय सिंह की रक्षा के लिए उसे न्योछावर कर दिया। पन्ना ने अपने पुत्र का बलिदान किया, उसका दीपदान किया। पन्ना ने अपने पुत्र चंदन का दीपदान किया, अपने पुत्र
चंदन का दीपदान किया और कुंवर उदय सिंह की रक्षा की। इस प्रश्न का उत्तर आप फिर से सुन लीजिए। ये एक उद्देश्यपूर्ण है रचना है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रची गई रचना है। यहाँ पर दीपदान जो एकांकी है, इसका शुरुआत में ही दीपदान का नाम लिया जाता है या दीपदान के बारे में बताया गया है। तो पहला दीपदान बनवीर ने मयूर पक्ष कुंड में तुलजा भवानी मंदिर के समक्ष किया था, जहां पे नगरवासी सभी इसमें हिस्सा ले रहे थे, दीपदान कर रहे थे। दूसरा, पन्ना ने अपने पुत्र चंदन का दीपदान किया था और कुंवर उदय सिंह की रक्षा की थी। और तीसरा, बनवीर ने कुंवर उदय सिंह समझकर पन्ना के पुत्र चंदन का दीपदान किया यमराज को। ठीक है, यमराज को चंदन का दीपदान किया था। तो इसलिए दीपदान, दीप अपने जीवन के दीप का दान कर दिया था पन्ना ने, इसलिए इस एकांकी का नाम जो है दीपदान रखा गया है। और अपने राष्ट्र प्रेम, स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए पन्ना ने जो है अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था और अपनी स्वामी भक्ति को सबके समक्ष प्रस्तुत किया था। तो इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो शीर्षक है अत्यंत उपयुक्त है, सटीक है। तो इस तरह से आपको शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आशा करती हूँ आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझें, लिखें, कीवर्ड्स को लिख कर रखें और एक बार स्पेसिमेन जो कॉपी है इसके प्रश्नों को पढ़ें जरूर। एक पाठ को अच्छे से पढ़ें, जितना अप्रोप्रिएट आंसर आप लिख सकते हैं कम शब्दों में। 2 मार्क के लिए है तो आपको 4 से 5 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है। बहुत ज्यादा डिटेल ना करें क्योंकि उसमें आपका समय व्यर्थ हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा और पसंद भी आएगा। धन्यवाद।